together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM presenting Jahan-e-Dakkan। आदाब, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तहनीत, रिसर्च स्कॉलर HK शेरवानी सेंटर फॉर दक्कन स्टडीज से, और आप सुन रहे हैं जहान-ए-दक्कन। जहान-ए-दक्कन में आज हम बात करेंगे दक्कन के कुछ मशहूर शहरों के बारे में, जिसमें गोलकोंडा, अहमदनगर, बिरार शामिल है। और इस मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुभाष, असिस्टेंट प्रोफेसर HK शेरवानी सेंटर फॉर दक्कन स्टडीज़ से। सर, ये बताइए कि बिरार की तारीख़ी अहमियत क्या है? Thank you, Thaniyat. I'm happy to be part of this Radio Manu. See, बिरार कर्नाटका ज़िले का एक डिस्ट्रिक्ट है और प्रामाणिक अभिलेखों से पता चलता है कि, अभिलेखों बोले तो इंस्क्रिप्शंस, पता चलता है कि बिरार आंध्रा या शातवाहना साम्राज्य का एक हिस्सा था कदीम दौर में, और 12वीं शताब्दी में चालुक्यों के पतन के बाद बिरार यादवों का आधीन में आ गया, और 13वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने इस बिरार के ऊपर हमला करे और इसको कब्ज़ा कर लिए। दिल्ली सल्तनत के बाद बिरार बहमनी सल्तनत का एक हिस्सा बना। अच्छा सर, बिरार सल्तनत के क़याम के बारे में बताइए। या गुड क्वेश्चन। सी 13वीं शताब्दी में दिल्ली सुल्तानों का सेनाओं ने बिरार पर हमला करे और उसको आक्रमण करे, है ना। इस वक्त बिरार एक विशिष्ट राजनीतिक राज्य के रूप में उभर कर आया। बहमनी सल्तनत के विघटन के बाद, दैट इज़ आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहमनी सल्तनत, कर्नाटका में एक जगह है गावली बोल के। अच्छा, गावली का गवर्नर था फताउल्ला इमादुल मुल्क। इन्होंने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की और बिरार सल्तनत का इमाद शाही राजवंश की स्थापना की। ये दक्कन सल्तनत में से एक था, और दक्कन सल्तनत उस वक्त 5 थे: बिरार, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर। सो ये 5 दक्कनी सल्तनत में से बिरार भी एक था। सो जब बहमनी सल्तनत का विघटन हुआ 1419 में, 1490 में, तो बिरार अलग हो गया और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आया। सब बिरार पर मुगलों के हमले के बारे में बताइए। 1490 में बिरार का एक इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में स्थापना हुई, मगर 1572 में बिरार के ऊपर अहमदनगर हमला की। अहमदनगर भी उस वक्त एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। इट वाज वन ऑफ द डेक्कनी सल्तनत
when Deccan Sultanate was disintegrated, Ahmednagar also emerged as one of the independent states. जी So Ahmednagar 1572 में बेरार पर हमला किया और बेरार को कब्जा कर लिया. इसके बाद आता है मुगल्स का एंट्री. अच्छा, इसके बाद है मुगल. 1596 में चांद बीवी द्वारा बेरार को सम्राट अकबर को सौंप दिया गया. हालांकि 1611 में अहमदनगर, बेरार और खानदेश की दक्षिणी प्रांतों ने मालिक अंबर के तहत मुगल राज्य को चुनौती दिया. जहांगीर ने विद्रोह को कुचलने के लिए मानसिंह और अन्य को भेजे. 1614 को इलीचपुर में मानसिंह की मृत्यु हो गई. जहांगीर के शासन के दौरान मालिक अंबर ने 1626 में अपनी मृत्यु तक बेरार सहित मुगल से दक्कन का एक बड़ा हिस्सा वापस ले लिए. 1628 में शाहजहां के शासनकाल के पहले वर्ष में बेरार फिर से मुगलों के अधीन आ गया. बाद में 1636 में दक्कन में मुगल क्षेत्र को 4 सूबा में विभाजित किए गए. What I mean to say is the Mughal provinces in the Deccan were divided into 4. बेरार उनमें से एक था. ओके. जिसका राजधानी एलीचपुर थी. औरंगजेब को इस पहली बार ये डेक्कन के प्रोविंसेस का गवर्नर बना गए थे. ओके. और औरंगजेब यहाँ वाइसरॉय नियुक्त किए गए. बोले तो औरंगजेब वॉज वाइसरॉय ऑफ डेक्कन टिल 1644. ओके. 1653 में उसे दूसरी बार फिर से दक्कन की वाइसरॉय बनाए और वो 1657 तक इस पद पर रहे. बोले तो औरंगजेब वॉज वाइसरॉय ऑफ द डेक्कन ट्वाइस. Okay, and before he became the Mughal emperor, Aurangzeb worked in Deccan as a viceroy. 2 बार वो भी. 2 बार वो दक्कन के गवर्नर थे औरंगजेब. बाद में वो मुगल बादशाह बना. ओके. औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बेरार को 1680 में मराठा राजाओं से एक शामबाजी. ओके. 1628 में राजाराम, पहले संभाजी उसके बाद राजाराम. ओके. ये दोनों औरंगजेब सेनाओं के ऊपर हमला करे और बेरार को कब्जा कर लिए. ओके. इस तरह बेरार मुगल्स के हाथों में से मराठास के हाथ में चला गया. ओके. और 1720 में मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मुगल साम्राज्य से बेरार से चौथ और सरदेशमुखी एक these are one types of taxes that were collected by the Marathas. Okay. उस टाइम के टैक्सेस थे. उस टाइम के टैक्सेस थे. सो चौथ और सरदेशमुखी इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त किया मराठास ने बेरार से. ओके. नाउ दे हैव एवरी राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम बेरार. ओके. और 1724 में जब निज़ामुल मुल्क असफ जाह ने स्वतंत्रता की घोषणा की तो मुगल सूबा को जो बेरार एक हिस्सा था मुगल्स का, उसके बाद मराठास के हाथ में चला गया. बाद में जब निज़ामुल मुल्क हैदराबाद स्टेट को कायम किए, बेरार मराठास से छीन लिए और हैदराबाद स्टेट का एक हिस्सा बना. ये निज़ाम राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा था. बाद में 1853 में बेरार ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया. अच्छा. ओके. सो बेरार first it was an independent state, later it became part of the Bahmanis, later it became part of the Mughals, later it became part of the Marathas, later it became part of the Hyderabad state, and finally it went into the hands of the British. ब्रिटिश के, अंग्रेजों के हाथ में आखिर में गया. And finally when India achieved independence in 1948, 1948 में बेरार कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट बना गया. गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. You are listening to Jahan-e-Dakkan, Radio Manu 90.0 FM's Deccan Heritage Show.
आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 एफएम। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Helen Keller once quoted, "The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart." इरादे के बगैर तख्लीक नहीं, दिमाग के बगैर इरादा नहीं। सानी गुरु। विवेकानंद ने कहा है, भय से ही दुख आते हैं, भय से ही दुख आते हैं, भय से ही मृत्यु होती है और भय से ही बुराइयां उत्पन्न होती है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Jahane Dakkan, Radio Manu 90.0 FM's Deccan Heritage Show. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं जहाने दक्कन और हम गुफ्तगू कर रहे हैं दक्कन के कुछ मशहूर शहरों के बारे में। सर, अब अहमदनगर के बारे में, ये अहमदनगर कहाँ है? अहमदनगर महाराष्ट्र राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। इसमें निज़ाम शाही काल के कई इमारतें और स्थल देख सकते हैं। अहमदनगर का नाम अहमद निज़ाम शाह के नाम पर जाना जाता है, जिन्होंने 1494 में इस शहर की स्थापना की थी। अहमदनगर की तारीखी अहमियत क्या है सर? अहमदनगर का प्रारंभिक इतिहास ईसा पूर्व 240 में शुरू होता है, जब मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों बोले तो इंस्क्रिप्शंस में अहमदनगर और अहमदनगर के आसपास के बहुत सारे जगहों का उल्लेखन किया गया उस इंस्क्रिप्शंस में। अच्छा। That means the first reference of Ahmednagar comes from the Mauryan inscriptions. Okay, Mauryan king Ashoka issued lots of inscriptions. Okay, उस inscriptions में अहमदनगर का भी जिक्र है। That is the first reference of Ahmednagar in history. और 200 ईस्वी पश्चात, that is from 200 BC to 200 AD, ये 400 साल के बीच दक्कन पर शासन करने वाले शातवाहनों ने अहमदनगर को अपने इंतज़ामी में रखे। Okay, this 400 years was ruled by Shatavahanas and Ahmednagar was part of the Shatavahanas. Shatavahanas was first big empire that emerged in the Deccan. Okay, उसके बाद शातवाहनों के बाद राष्ट्रकूटों ने लगभग 400 ईस्वी पश्चात तक अहमदनगर पर शासन किए और उसके बाद पश्चिमी चालुक्यास, दैट इज़ वेस्टर्न चालुक्यास, ये लोग 670 ईस्वी पश्चात तक अहमदनगर पर कंट्रोल करे और वेस्टर्न चालुक्यास के बाद राष्ट्रकूटास आए। ये लोग 670 ईस्वी पश्चात से लेकर 973 तक अहमदनगर पर शासन किए। इसके बाद पश्चिमी चालुक्यों ने, जिनके राजवंश 973 से 1190 तक शासन किए, उस वक्त अहमदनगर वेस्टर्न चालुक्यास के कंट्रोल में था। ओके, सो द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ अहमदनगर देखे तो पहले मौर्य सम्राट अशोका का एम्पायर जो था उसमें एक हिस्सा था, बाद में शातवाहनास, बाद में वेस्टर्न चालुक्यास,
बाद में राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास। फिर से वेस्टर्न चालुक्यास। अच्छा। ओके, इस तरह अहमदनगर डिफरेंट एम्पायर्स में इट वाज डिवाइडेड। ओके, पश्चिमी चालुक्यों के बाद अहमदनगर यादवास के हाथ में चले गया, जो देवगिरी से रूल करे। देवगिरी बाद में बना दौलताबाद। देवगिरी का दूसरा नाम दौलताबाद। जी। ओके, सो पश्चिमी चालुक्यों के बाद फिर से अहमदनगर देवगिरी से जो रूल करे यादवास, उनके हाथ में चला गया, और जिन्होंने 1170 से लेकर 1310 तक शासन किए अहमदनगर के ऊपर। देवगिरी जो अहमदनगर से 74 मील उत्तर पूर्वी में है, यादवों का राजधानी। मैं अब बताया था ना जी। यादवों का राजधानी था देवगिरी। बाद में यह देवगिरी के ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक ने हमला की और देवगिरी का नाम बदल दिए एज दौलताबाद के नाम एंड ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। वो हमें मालूम है जी। ओके, सो अहमदनगर और देवगिरी ये दोनों उस वक्त ऑलमोस्ट लाइक ट्विन सिटीज। ओके, जिस तरह हैदराबाद सिकंदराबाद उसी तरह उस वक्त देवगिरी, दौलताबाद और अहमदनगर, दीज टू वेर द ट्विन सिटीज इवन इन मिडिल एजेस। ओके, 1338 में दिल्ली का सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपने राजधानी बना गया। ओके, और इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। फाइन। बाद में एक अफगान सैनिक अलाउद्दीन हसन गंगू 1347 में गुलबर्गा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी, वही है बहमनी सल्तनत। ओके, जब बहमनी सल्तनत बना, अहमदनगर मुगल से छीन लिए और बहमनी सल्तनत का एक हिस्सा बना दिए अलाउद्दीन हसन गंगू। अच्छा, इस तरह सो again from Delhi Sultanates to it has become part of the Bahmani Sultanates. Okay, from Ashoka to Shatavahana to Rashtrakutas to Chalukyas to Yadavas to Delhi Sultanates, finally it has become part of the Bahmani Sultanate. लास्ट या नहीं, लास्ट नहीं, इसके बाद और भी है। बहमनी सल्तनत ऑलमोस्ट इट रूल्ड फॉर 150 ईयर्स। 150 वर्षों तक ये बहमनी सल्तनत का हुकूमत चला। बाद में बहमनी सल्तनत भी 5 हिस्सों में तकसीम हो गए। बेरार, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर। सो अहमदनगर भी emerged as one independent state. ओके, वही फिर से बताता हूँ। 1427 में बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया था। अहमदनगर उनमें से एक था। ओके, और अहमदनगर से जो लोग शासन करे वो लोगों को निज़ाम शाहीज बोलते, निज़ाम शाहीज ऑफ अहमदनगर। सो एंड 1636 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा इस अहमदनगर के ऊपर हमला हुआ और शाहजहां अहमदनगर को कुछ देर के लिए मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। सिर्फ कुछ टाइम के लिए। अच्छा, ओके, क्योंकि बाद में निज़ाम अपना स्वतंत्र हैदराबाद स्टेट को कायम किए और हैदराबाद निज़ाम स्टेट में एक हिस्सा बन गया। अच्छा, ओके जी। 1759 में, दैट इज 1759 में, मराठों का पेशवा हैदराबाद के निज़ाम से अहमदनगर को छीन लिए। ओके, सो कब्जा कर लिए। ओके, पहले अहमदनगर था मुगल्स का हिस्सा। जब हैदराबाद स्टेट बना, अहमदनगर बिकेम पार्ट ऑफ हैदराबाद स्टेट। फ्रॉम हैदराबाद स्टेट मराठास अहमदनगर को छीन लिए फिर से। एंड दिस इस वक्त शिवाजी नहीं था। विद द एंड ऑफ शिवाजी मराठास रूल केम टू एन एंड। शिवाजी के बाद आए थे पेशवास, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, राजा राम, ये लोग। सो ये पेशवास के हाथ में चला गया अहमदनगर। बाद में जब मराठास और अंग्रेजियों के बीच में लड़ाई हुई, they took place 3 battles between Marathas and the English. They are known as Anglo-Maratha Wars. अच्छा, ये तीनों मराठा जंग में, वॉर्स में मराठास हार गए। अहमदनगर became part of the British.
सर, आप अहमदनगर में कौन सी तारीखी इमारतें हैं? अहमदनगर में बहुत से तारीखी इमारतें हैं। निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर ना, निज़ाम शाही के बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ, लाइक अहमदनगर किला, फरियाबाग महल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको अहमदनगर किला के बारे में बताऊँगा। अहमदनगर किला भारत के पूर्व इतिहास में अब तक बने सबसे महान किलों में से एक है। It is one of the best forts that have been constructed in the whole of ancient and medieval India. इसका महत्व का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्यकालीन इतिहास दैट इज़ मिडीवल हिस्ट्री के सबसे राजाओं ने इस किले पर कब्जा करने के लिए बहुत कोशिश करे, लड़े भी। ओह, उतना अच्छा है किला। ये ऑल द मिडीवल रूलर्स फॉट टू हैव कंट्रोल ओवर दिस फोर्ट। अहमदनगर किला के ऊपर कंट्रोल के लिए ही मिडीवल पीरियड में बहुत सारे जंग हुए थे। ओके, और 15 शताब्दी के दौरान निज़ाम शाही अहमद द्वारा निर्मित अहमदनगर किला मुगलों, मराठों और ब्रिटिश सहित कई राज्यों का सेंटर था। ओके, बोले तो इस अहमदनगर किले को वो लोग सेंटर बना के, कौन, मुगल्स, मराठास एंड इवन द ब्रिटिश वाले भी, दे रूल्ड फ्रॉम दिस अहमदनगर फोर्ट। किला वाज द कैपिटल और द सेंटर और द ऑफिस ऑफ ऑल दिस मराठास, मुगल्स एंड द ब्रिटिश। सो एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन मिडीवल इंडिया। अच्छा। और एक ऐतिहासिक इमारत है फरियाबाग महल, एंड दिस वाज यहाँ निज़ाम शाह अहमद और उनके बाद आए अन्य निज़ाम शाही राजाओं का खबरें देख सकते हैं। दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक इट इज़ टूम्स ऑफ ऑल द निज़ाम शाहीज कैन बी सीन इन फरियाबाग महल। इसके जरिए देख सकते हैं। एग्जैक्टली। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं जहान दक्कन, रेडियो मानू 90.0 FM का डेक्कन हेरिटेज शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज बात करेंगे सैयद आबिद हुसैन की। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन का वतन दाईपुर, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश था। आबिद हुसैन की पैदाइश भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई, जहां उनके दादा और वालिद मुलाजमत करते थे। सैयद आबिद हुसैन की वालदा का ताल्लुक लखनऊ के एक ताल्लुकदार घराने से था। उनका बचपन दाईपुर और लखनऊ में गुजरा। इब्तिदाई तालीम गांव के स्कूल में और सानवी तालीम भोपाल में हासिल की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA पास किया और फिर आला तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया और बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी में हासिल की। सैयद आबिद हुसैन ने फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री ली। जर्मनी से वापस आकर डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के साथ जामे मिलिया इस्लामिया में काम करने लगे। जामे मिलिया इस्लामिया में काम करने के साथ साथ डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी करते रहे। उन्होंने सबसे पहले 1926 में एक ड्रामा पर्दे गफलत लिखा। जर्मनी ज़बान की कई किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया, जिनमें गोएटे के फाउस्ट सबसे अहम है। डॉक्टर आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुदनविश्त का तर्जुमा तलाश हक के नाम से किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तर्जुमा तलाश हिंद के नाम से उर्दू में किया। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी में भी कई किताबें लिखीं, जिनमें कौमी तहजीब का मसला और हिंदुस्तानी मुसलमान आईने अय्याम में उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाये हुई। उन्होंने उर्दू के इल्मी सरमाए में काबिल क़द्र इजाफ़े किए। वो दो मशहूर जरायद इस्लाम और असर जदीद और इस्लाम एंड द मॉडर्न एज के बानी मुदीर भी रहे। दोस्तों, ये थे सैयद आबिद हुसैन और उनके हालात ज़िंदगी।
कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ इजाजत दें। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं जहाने दक्कन, रेडियो मानू 90.0 FM का डेक्कन हेरिटेज शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं जहाने दक्कन और हम गुफ्तगू कर रहे हैं दक्कन के कुछ मशहूर शहरों के बारे में। गोलकुंडा किले की तारीखी अहमियत क्या है? See, you all know Golconda is near Hyderabad. Yes. Often people associate Golconda with Hyderabad. गोलकोंडा हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक मजबूत किला और तबाह शहर है। It's almost ruined city now. Golconda is not only a किला, it is also a walled city. शहर भी फोर्ट में ही रहती थी। अच्छा। It's like city within the fort. फोर्ट। Yeah, it's not only a fort, it is city within the fort. People used to live inside the fort. अच्छा। मगर now the entire fort, entire city is almost demolished. See, गोलकोंडा किले की शुरुआत का पता 11 शताब्दी में लगा जा सकता है। Means right from 11th century. It was initially built by Kakatiyas as a mud fort. मड फोर्ट। मड फोर्ट मिट्टी से पहले जो मिट्टी से बना गया था। बाद में जब कुतुब शाह आए उसको और मजबूत बनाए ग्रेनाइट से। बट गोलकोंडा का शुरुआत होता है एज ए मड फोर्ट बिल्ट बाय द काकतियास इन द 11th century. अच्छा। यस। एंड गोलकोंडा का नाम कैसा है बोले तो द फोर्ट, द हिल ऑन विच द फोर्ट वॉज मेड, जिस पहाड़ के ऊपर एक किला बना गया वो पहाड़ को गोल्ला कोंडा बोलते हैं। गोल्ला मीन्स शेपर्ड, शीप। या सो बहुत सारे शीप्स होते थे इसीलिए इट इज जस्ट लाइक जो बकरी ये वगैरह जो बोलते हैं। सो इट इज नोन एज गोल्ला कोंडा इनिशियली। बाद में वो गोल्ला कोंडा बन गया गोलकोंडा। कोंडा यानी पहाड़ शायद ना सर। ये तेलुगु वर्ड है। यस, कोंडा। यस। सो पहले काकतियास इसको मड फोर्ट जैसा बनाया। बाद में 1518 में कुतुब शाही साम्राज्य के सुल्तान कुली कुतुब शाह द्वारा एक मजबूत किले में विकसित किया गया था। Initially it was a mud fort built by Kakatiyas. Later in 1518 it was strengthened by the Qutub Shahi ruler Kuli Qutub Shah. Almost this was constructed within a span of 62 years. बोले तो 62 वर्षों के अवधि में ये मिट्टी का किला जो है उसको एक पत्थर का किला रूप दिया गया within this 62 years by the कुतुब शाही रूलर्स। और 1590 तक कुतुब शाही राजवंश की राजधानी एक गोलकोंडा बना रहा। बाद में 1590 के बाद द कैपिटल ऑफ कुतुब शाही was shifted from गोलकोंडा to हैदराबाद। When was हैदराबाद फाउंडेड? हैदराबाद का शहर कब कायम हुआ? 1591, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अच्छा। ओके। तो उस टाइम पे ये 1590 तक गोलकोंडा कैपिटल वाज गोलकोंडा फोर्ट ओनली। अच्छा। व्हेन 1591 में जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद सिटी का कायम किए, देन द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम गोलकोंडा फोर्ट टू हैदराबाद। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ चारमीनार। सर गोलकोंडा जो है ये किसके लिए मशहूर है? सो गोलकोंडा बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है। As I have told you, it is a walled city. सब कुछ आपको गोलकोंडा किले में नहीं मिलता है। अच्छा। You need not come out of the city for anything. All the people used to live within the city. हर चीज उसी में मिलती थी। उसी में मिलती थी। And Golconda Fort at that time was very famous for cloth, which is known as muslin cloth or silk cloth. Okay. And गोलकोंडा राजाओं का बहुत बड़ा बंदरगांव था, पोर्ट था, सी पोर्ट था मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम। या सो यहाँ जो मसलिन क्लॉथ प्रोड्यूस होती थी
वो मछलीपट्टनम से यूरोप तक जाती थी. सो गोलकोंडा इज़ नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल्स, फॉर इट्स डायमंड्स एक्सेट्रा. ये मुगलों के कब्जे में कब आया था? गोलकोंडा किला आखिरकार 1627 में ऑलमोस्ट और फॉर 150 लॉन्ग ईयर्स के बाद मुग़ल फ़ौज औरंगज़ेब के लीडरशिप में गोलकोंडा के ऊपर हमला करे और गोलकोंडा किले को कब्ज़ा कर लिए इन 1687. ओके. जिससे द रूल ऑफ द कुतुब शाहीज हैज़ कम टू एन एंड. In 1687, finally Aurangzeb attacked Golconda and put an end to the Qutub Shahi rule in Deccan. गोलकोंडा के वास्तुकला क्या है? गोलकोंडा एक किला नहीं है. गोलकोंडा में आपको 4 अलग अलग किले देख सकते हैं आप. ओके. अच्छा. जिनके बारे में मीन्स बहुत सारे तारीख निगारों ने काम करे. गोलकोंडा किले का बाहर जो वॉल है, आउटर वॉल, द आउटर वॉल ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट, इट इज ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स एंड इट हैज 8 दरवाजास, 8 डोर्स. एक वॉल को फोर्ट का जो कॉम्पाउंड वॉल है इट इज ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स एंड वो कॉम्पाउंड वॉल को अलग अलग जगहों में पूरे 8 डोर्स हैं, दरवाजे. फतेह दरवाजा, इट्स लाइक दैट. अच्छा. और एक एक दरवाजे का नाम भी है. फतेह दरवाजा इज वेरी फेमस. फतेह दरवाजा से ही औरंगजेब गोलकोंडा किले में एंटर हुए. अच्छा. इसीलिए इट इज नोन एज फतेह दरवाजा. इनसाइड फोर्ट देयर आर मेनी प्लेसेस लाइक बाला हिसार, ओके, क्वींस चैम्बर. बहुत सारे चीजें आप देख सकते हैं गोलकोंडा किले के अंदर. दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा. अगर आप कोई सजेशन हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं radiomanu@manu.edu.in. आपके रिस्पॉन्ड का हम सभी को इंतज़ार रहेगा. अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी. जब तक के लिए आदाब. You were listening to जहान-ए-दक्कन on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं.